अरपा नदी और बिलासा। दोस्तों, अरपा नदी और बिलासा एक दूसरे के पूरक थे। अरपा नदी हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी है। बिलासा देवी और अरपा नदी का बड़ा ही गहरा संबंध है। जैसे जीव और आत्मा का फूल और माला का चंदन और सुगंध का, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल ऐसे ही बिलासा देवी और अरपा नदी का संबंध था। यह कहना गलत नहीं होगा कि अरपा की गाथा गाए बिना बिलासा देवी की गाथा अधूरी है। अरपा नदी ने जहां हमारे जीवन को पोषित किया, वही बिलासा देवी ने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर नगरी को पहचान दिलाई। दोनों माताओं ने हमारा अस्तित्व निर्मित किया। एक ने जन्म दिया तो दूसरे ने पालन किया। इन दोनों मालाओं के संरक्षण में आज हमारी बिलासपुर नगरी, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर विकास के नए आयाम को पाता जा रहा है। आज भी अरपा नदी के संरक्षण में बिलासपुर का जनजीवन स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। वैसे ही बिलासा माता के संरक्षण में हमारे अंतर्मन में कुछ कर दिखाने का हौसला संचारित होता रहता है। पौराणिक साहित्य से पता चलता है कि भारतीय सभ्यता का प्रजातिगत इतिहास निषादो कोल मुंडा से ही आरंभ हुआ था, जिसमें सर्वप्रथम विंध्य निवासी निषाद एवं धीवर उत्पन्न हुए थे। अरपा नदी के तट पर सर्वप्रथम निषादों के प्रतिनिधि उत्तराधिकारियों केवट समुदाय का ही बसेरा हुआ था। यह करीब 16वीं शताब्दी के मध्य की बात है। आज से 550 साल पहले छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शहर अस्तित्व में नहीं था। उस समय जबलपुर के पास त्रिपुरी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार ने शासन किया था, जिसे कलचुरी वंश के रूप में भी जाना जाता है। उसी कलचुरी वंश के कल्याण साय उस समय कलचुरी शासक के रूप में यहाँ शासन करते थे। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के रूप में जाना जाता था। 16वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ महाकोसल नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी रतनपुर थी। उस समय अरपा नदी के दोनों किनारों पर घने जंगल हुआ करते थे। उन जंगलों में जंगली जानवरों का बसेरा था। उसी के बीच में अरपा नदी कलकल करती बहती नजर आती थी। उसी समय नदी के किनारे एक दल आया। यह नाव चलाने वालों का दल था। इस दल का मुखिया रामा केवट था। वह अपने कुटुंब को लेकर 8-9 लोगों की संख्या में यहाँ जीविका चलाने को आया था। नदी के किनारे आम, महुआ, पलाश और तेंदू फल वगैरह के पेड़ थे। चारों ओर हरियाली और बीच में कलकल बहती अरपा नदी। इस मनोरम दृश्य से भला कोई कैसे बचता। उन लोगों ने वहां डेरा डालने का सोचा। अरपा नदी मछलियों से भरी पड़ी थी। यह उनकी जीविका के उद्देश्य से भी उन्हें उचित स्थान लगा। वहां से कुछ ही दूरी पर एक खुला मैदान था। अतः रामा ने सबको समझाया कि यह स्थान हमारे जीविकोपार्जन के लिए उचित रहेगा। धीरे धीरे और भी केवट समाज के लोग इस छोटे समुदाय से जुड़ने लगे। रामा केवट ने सबको एक मुखिया के रूप में यहाँ आमंत्रित किया। यहीं रतनपुर के लगरा नामक गांव में परशुराम नाम का केवट रहता था। उसे भी अपने समुदाय के साथियों के द्वारा इस जगह का पता चला। वह भी जीविका की तलाश में घूमता घूमता अपनी पत्नी बैसाखा के साथ अरपा नदी के किनारे पहुंचा। रामा केवट ने सबको अरपा नदी के किनारे बैठाया। सबने मिलकर अरपा नदी को नमन किया। रामा केवट की आज्ञा से सबने मिलकर अरपा का यशगान किया। उसके बाद पूरे केवट समाज ने अरपा का निर्मल जल अपने हाथों में लेकर अरपा माता से उनकी गोद में अर्थात अरपा नदी के तट पर रहने की आज्ञा ली। सदा एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। किसी भी परिस्थिति में हर एक व्यक्ति अगले जरूरतमंद की सहायता के लिए सदा उपस्थित रहेगा, ऐसा उन्होंने प्रण लिया। केवट समाज हमारे भारत की अत्यंत प्राचीन समुदायों में से है। निषाद केवट समाज शुरू से ही अपनी कर्तव्यनिष्ठा, उदारता और एक दूसरे के साथ सामंजस्य के लिए वचनबद्ध रहा है। इस समाज में एकता की भावना है, जिसके कारण ये कहीं भी हों काफी सशक्त समुदाय के रूप में देखे जाते हैं। अब रामा केवट मुखिया
ने पहली नाव नदी में उतारी। इससे छप छप की आवाज हुई। जाल बिछाए गए। अर्पा नदी ने भी इन लोगों को गले से लगाया। रामा केवट ने भी सबको कहा कि अब हम अर्पा नदी की ही गोद में उनके पुत्र पुत्रियां बनकर रहेंगे, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे। रामा केवट ने अपने समुदाय का मार्गदर्शन एक मुखिया के रूप में बिल्कुल वैसे ही किया जैसे एक पिता अपने परिवार का करता है। धीरे धीरे वहां मछुआरों की बस्ती बस गई। केवट समाज के अलावा उस गांव से अन्य समुदाय भी आकर जुड़ने लगे, जैसे कि लुहार, बुनकर इत्यादि। बाद में कुछ किसान भी यहाँ आए। अर्पा नदी के जीवनदायिनी जल के कारण यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ थी। रामा ने सबका स्वागत करते हुए अपने गांव से जोड़ लिया। निषाद केवट समाज की यह खासियत है कि ये अपने पास आए मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं। परशुराम और बैसाखा केवटिन के यहाँ एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। वो दोनों उस कन्या को रामा केवट मुखिया के पास ले गए। वह कन्या अत्यंत सुंदर थी और उसके चेहरे पर तेज था, जो रामा के मन को प्रसन्नता दे रही थी। रामा ने उस कन्या का नाम बिलासा रखा। बिलासा के माता पिता ने बिलासा को अर्पा माता का आशीर्वाद भेंट किया तथा अर्पा के निर्मल जल की कुछ बूंदें कन्या पर डाली। आसपास में एक कलकल की आवाज आई। लगता था अर्पा माता भी बिलासा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर रही हों। धीरे धीरे बिलासा ने मां की गोद से उतरकर चलना शुरू किया। वास्तव में बिलासा में बचपन से ही विलक्षण गुण थे। छोटी सी बालिका को किसी बात का डर न लगता था। एक बार की बात है, अर्पा नदी के तट पर बसे एक झोपड़ी के पास एक सर्प सांप रेंग रहा था। वहीं बिलासा ने अपने छोटे छोटे कदमों से चलना शुरू ही किया था। उधर माँ बैसाखा भात बनाने में व्यस्त थी। बिलासा ने आगे बढ़कर सांप को अपने हाथों में उठा लिया। वह उस सर्प से ऐसे खेल रही थी जैसे वह कोई खिलौना हो। अचानक परशुराम पिता की नजर उस पर पड़ी। उसने बड़ी ही सावधानी से बिलासा को सर्प से दूर किया। वहां इतने घने जंगल थे कि आए दिन ऐसे सर्प बिच्छू वगैरह दिख ही जाया करते थे। ऐसे ही एक बार खेलते खेलते बिलासा को एक बिच्छू ने काट लिया। एक जोर से रोने लगी। बिलासा के पिता जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखते थे। तुरंत बिलासा का उपचार किया। बिलासा बचपन से ही थोड़े अलग स्वभाव की थी। सारी लड़कियां जहां गोटा का खेल खेलती थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद। कहानी का अगला हिस्सा अगले वीडियो में।